उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही चुनावी टिकटों का ऐलान कर सकते हैं। मिशन 2027 के तहत सपा संगठन को मजबूत करने में जुटी है और संकेत मिल रहे हैं कि इस बार उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही की जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तारीख का इंतजार है, लेकिन सियासी गलियारों में टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। नहीं रहा है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए एक एक सीट पर समीक्षा करके, जानकारी करके, राय मशवरा करके और बीजेपी जो अपनी रणनीति बनाती है और तिगड़म करती है, उन सब चीजों को सीख करके, देख करके हम लोग बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन इतना समय कम से कम प्रत्याशी को मिले जो क्षेत्र में जनता के बीच जा सके, उतना समय जरूर हम प्रत्याशी को देंगे। और बिहार के चुनाव में जो रणनीति अपना रही है कि 24 दिन के अंदर पूरी वोटर लिस्ट बन रही है 8 करोड़ वोट की। यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद को यूट्यूब पत्रकार बताने वाले एक शख्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उसने पश्चिम बंगाल की एक युवती को नौकरी का झांसा देकर कानपुर बुलाया, लेकिन नौकरी देने के बजाय उसे कथित तौर पर देह व्यापार के धंधे में ढकेल दिया। पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। तो हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि वो मूल निवासी बंगाल की हैं और यहाँ पर उनको नौकरी का झांसा देकर लाया गया और उसके बाद उनका अनैतिक देह व्यापार में ढकेल दिया गया। तो इसी के संबंध में जब हमने पूछताछ करी और एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार की है, उसके संबंध में कुछ होटल्स के नाम हमारे सामने आए हैं। लगभग 20 होटल्स हैं और इन सभी में शहर के हर कोने में जो ये होटल्स हैं, इन पर एक कोऑर्डिनेटेड रेड करी गई है, छापेमारी करी गई है, जिसमें हमने इनके रजिस्टर्स चेक किए हैं, CCTV फुटेजेस देखे हैं और इनके ओनर्स को भी अब हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे। जो महिला आरोप लगा रही, क्या इन सब होटलों में जा चुकी है? क्या उसको ले जाया गया है? उसने कुछ होटल्स के नाम बताए थे और अभी और डिटेल में हमारी पूछताछ चलेगी, फिर आपको डिटेल्स बताई जाएंगी। कितने लोग को हिरासत में लिया गया है? अभी एक अभियुक्त हमारे हिरासत में है। कितने होटलों में छापेमारी आप लोगों ने करी? अभी कितने और संदिग्ध हैं? अभी हमने पूरे शहर में कई होटल्स में छापेमारी करी गई है, अलग अलग जोन्स की पुलिस कर रही है और भी होटल्स अब जिसका नाम सामने आएगा तो उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल का बता रहे हैं आप, जैसे गलत कोई संदिग्ध चीज़ें हो रही थी क्या यहाँ पर? इसके अलावा रैकेट चल रहा था क्या बड़ा? अभी देखिए, इसमें जो भी हमारे सामने तथ्य आए हैं उसमें इस बात के संकेत हैं कि यहाँ पर देह व्यापार चल रहा था और आगे इसमें जो और पूछताछ होगी, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने तथ्य आएंगे, उनके बारे में फिर आपको डिटेल में बताएंगे। जब तक ये आपने होटलों से कुछ चीज़ें? जी, हमने कई होटल से रजिस्टर्स इनके लिए हैं और हम इनसे DVRs भी लेंगे और इनके ओनर्स को पूछताछ के लिए भी बुला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हस्तिनापुर क्षेत्र स्थित मखदूम गंगा घाट पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि यहाँ एक 102 वर्षीय बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के लिए परिवार और रिश्तेदार के लोग पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ युवक और बच्चे गंगा नदी में नहाने उतर गए। बताया जा रहा है कि नदी का बहाव काफी तेज था, जिसकी चपेट में आकर युवक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बहादुरी दिखाते हुए एक युवक को बचा लिया, लेकिन 4 युवक अभी भी लापता है। घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोर टीम मौके पर पहुंची और लापता युवकों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मखदूमपुर का जो घाट है गंगा जी का, थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में, वहाँ पर दोपहर इंचौली क्षेत्र से कुछ लोग अपनी वृद्धा माँ का यहाँ पर अंतिम संस्कार करने आए हुए थे। उनके साथ में उनके बच्चे भी आए हुए थे। जब इधर अंतिम संस्कार की कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद वो बच्चे दूसरी तरफ थोड़ा यहाँ से 200 मीटर दूर गंगा जी में नहाने के लिए चले गए। उसी में 5 बच्चे इन्हीं के परिवार के डूबने लगे, जिसमें एक लड़का जो यहाँ का रहने इन्हीं के साथ में ही आया था, जलालपुर का राहुल, उसके द्वारा बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए एक बच्चे को बचाया गया। लेकिन अन्य 4 बच्चों का दुखद रूप से डूबने की संभावना है। इस संबंध में मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक देहात के द्वारा, ADM साहब के द्वारा और CO साहब के द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है। PAC की जो हमारी 44वीं वाहिनी की टीम है, फ्लड टीम है, वो भी आ गई है। NDRF और SDRF की टीमें भी आ गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बोट थी उससे चलाया गया है, लेकिन अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अन्य जो हमारी स्पेशलाइज टीम्स हैं, उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्व की टीम के द्वारा जो डिटेल्स हैं वो नोट कर लिए गए हैं और आपदा के अंतर्गत जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। जो भी अनुमन्य राशि है उसके संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर, जहां साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। यह गैंग फर्जी बैंक खाते खुलवाकर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम देता था।
बता दें कि गाजीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 3 अप्रैल को फुल्लनपुर तिराहा लंका मैदान के पास से की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषिराज, रोहन कुमार और सचिन सिंह के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि ये लोग देश भर में लोगों को बहला फुसलाकर उनके नाम से फर्जी यानी कि मूल बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद इन खातों को टेलीग्राम पर संचालित क्राउन पे जैसी कंपनियों को बेच दिया जाता था, जहां इन खातों के जरिए करोड़ों की साइबर ठगी की जाती थी। देखें ये रिपोर्ट। गाजीपुर से गुड्डू यादव की खास रिपोर्ट। जो साइबर सेल एवं साइबर थाना है वो लगातार साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी के क्रम में एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ म्यूल जो कि फर्जी खाते कहा जाता है उनके माध्यम से काफ़ी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब ये ज्ञात हुआ कि एक टेलीग्राम जो कि एक मैसेजिंग ऐप है उस पर एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर करती है और फिर वो लोग विभिन्न लोगों को जोड़ते हैं, उनका अकाउंट्स फर्जी खुलवाते हैं और अकाउंट्स फर्जी खुलवा के उन खातों में ट्रांजैक्शंस होते हैं। और जो कंपनी के लोग हैं ये एक इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि एक इन्होंने कुछ मोबाइल में एक ऐप डालते हैं जिसके माध्यम से OTP इनके पास डायरेक्ट आता है। फिर उस जो भी साइबर फ्रॉड का पैसा, इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड का पैसा होता है, उस पैसे को ये जमा करके आगे अपने अकाउंट्स में फर्दर भेजते हैं और उसको US डॉलर में या क्रिप्टो करेंसी में भी उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जब हम लोगों ने गहनता से कार्रवाई करी तो इसमें 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और इसमें काफ़ी भारी संख्या में हमें चीज़ें इसमें पता चली हैं। इसके संबंध में साइबर क्राइम थाना जो हमारा पुलिस लाइन में स्थापित है उसमें ये मुकदमे पंजीकृत किया गया है और इसमें काफ़ी भारी संख्या में इनसे हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि इनके पास से सिम कार्ड्स मिले हैं बहुत सारे, 19 ATM कार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं, विभिन्न बैंकों के पासबुक्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, GST और MSME संबंधित कागजात हैं, क्योंकि ये कंपनी जो इन्होंने बनाई थी वो एक फ़र्जी तरीके से इन्होंने क्रिएट की थी। तो ये काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई की है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, ऋषिराज, रोहन और सचिन। ये सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं और टेक्निकल नॉलेज भी इनको सभी को अच्छी खासी है। इस कारण से क्योंकि एक इसमें से DRDO दिल्ली में काम करता था, एक MSc किया हुआ है और एक अपना इसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी किया हुआ है। तो ये इनके द्वारा लगातार गतिविधियां की जा रही हैं। अभी इसमें हमने अभी तक जो चीज़ें ज्ञात हुई हैं इसमें 75 से अधिक मामले अभी तक लगभग 25 राज्यों के इन जो अकाउंट्स और मोबाइल नंबर हमें इनके पास से मिले हैं उनसे कनेक्ट हुए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़े स्तर पर ये पूरा स्कैम चल रहा था और इसमें 67 करोड़ की धनराशि अब तक इन सभी जो भी 75 मामले में पता चले हैं 67 करोड़ की धनराशि का इसमें घोटाला इनके द्वारा किया गया है, साइबर फ्रॉड किया गया है। और ये जो हमारे यहाँ के जो लोग थे इनके द्वारा भी लगभग 2.5 से 3 करोड़ का अभी तक फ्रॉड किया गया है। इसको भी हम लोग और कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी, और इसमें मुझे लग रहा है भारी संख्या में अब तक हम लगभग 67 करोड़ तक पहुँचे हैं और 75 मामले कनेक्ट हुए 25 राज्यों के। लेकिन आने वाले समय में जब हम और गहनता से इसमें करेंगे, अन्य राज्यों से भी इसमें वार्ता की जा रही है। हमने साइबर मुख्यालय पर भी इसमें कम्युनिकेशन अपना किया है और जो विभिन्न पोर्टल होते हैं केंद्र सरकार के उन पर भी हमने सूचना डाली है। तो इसमें काफ़ी जानकारियां हमें मिल गई हैं, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये बहुत कम है और इसका और भी कहीं ज़्यादा जो अमाउंट है कहीं और बहुत ज़्यादा होगा। इसमें पूरे बहुत अच्छा काम हमारे जो साइबर सेल की टीम है उन्होंने किया है, SHO साइबर थाना एवं उनकी टीम ने, और इसको पूरा मॉनिटरिंग हमारे CO भुड़कुड़ा, CO लाइंस जो साइबर भी देखते हैं उनके द्वारा पूरा इसको मॉनिटरिंग किया गया है शुभम के द्वारा, और बहुत ही अच्छी कार्रवाई है ताकि साइबर अपराधों पर अंकुश लगा सकें और आने वाले समय में इस केस को भी और अन्य केसों को भी हम इसी तरह से वर्कआउट करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक भीषण सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया। बता दें कि शनिवार की भोर हमीद सेतु पर तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे गंगा नदी में जा गिरा। हादसे के वक्त ट्रेलर में सवार 2 लोगों की डूबने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी तलाश में गोताखोर और पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
इसी दौरान ट्रेलर से बचने की कोशिश में एक सब्जी लदा पिकअप भी अनियंत्रित होकर पुल पर पलट गया, जिसमें सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीक अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। पुलिस और प्रशासन राहत बचाव में जुटे हैं। गाजीपुर से गुड्डू यादव की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज वाराणसी में स्कूल चलो अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों को नए सत्र की किताबें वितरित की और मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए सर्टिफिकेट भी दिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है, ताकि हर बच्चे को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सीएम योगी ने शिक्षा को प्रदेश के विकास की मजबूत नींव बताते हुए सभी बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हम स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करते हैं। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये पैसा इसलिए दिया जाता है जिससे परिणाम सामने आए, और परिणाम के वाहक आप शिक्षकगण हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं। आपने मेहनत की, सरकार आपके साथ खड़ी हुई। आपने देखा होगा जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, वहां पर उस ब्लॉक में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए हमने इस बजट में पैसा दे दिया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बालिकाएं पढ़ती हैं, उन बच्चियों के लिए 8वीं तक की शिक्षा थी। कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला कि बहुत सारे अभिभावक उसके बाद स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम 12वीं तक इसको चलाएंगे, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 12वीं तक प्रारंभ हो गए। श्रमिकों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमने अनिल राजभर जी से कहा कि भाई आप भी अपने विभाग में बीओसी बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल करिए। श्रमिकों और निराश्रित बच्चों के लिए हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए। अब हर जनपद में पहले चरण में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय, और इस बार के बजट में भी 2-2 और विद्यालय के लिए हम लोगों ने प्री प्राइमरी से लेकर के 10-12वीं तक एक कैंपस में सभी बच्चे अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। 6ठी क्लास से मैं पहली 6 वर्ष का बच्चा होगा, उसका पहली क्लास में एडमिशन होगा। लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे? उनके लिए प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिका हर आंगनवाड़ी केंद्र में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। हमने धनराशि की